स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड में समाजशास्त्रीय विचार जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पार्ट 1। उससे आगे आज वाले वीडियो में देखते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पार्ट 2। प्रथम वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं वर्ग क्या है, वर्ग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, वर्ग की परिभाषा, वर्ग के प्रमुख लक्षण, वर्ग निर्माण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं और कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों की चर्चा अपन कर चुके हैं। आज उससे आगे चलते हैं। वर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है, विभिन्न युगों में कौन कौन सी वर्ग व्यवस्था है, अर्थात कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में समय समय पर इतिहास में कौन कौन से वर्ग रहे हैं उसकी विवेचना, और कौन से युग में वर्ग संघर्ष सबसे ज़्यादा रहता है, इस बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों की चर्चा आज की वीडियो में करते हैं। ओरिजिन ऑफ क्लास, सर्वप्रथम वर्ग की उत्पत्ति। सभी समाजों में हमेशा से वर्ग रहे हैं, क्योंकि ये बात आप पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं अपन कि अब तक आविर्भूत सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो वर्ग हर समाज में हर युग में रहते आए हैं। एक काल में जो वर्ग होते हैं उनमें संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए नए वर्गों का जन्म होता है, और यह अब क्रम जो है हर युग में चलता रहता है, और दो प्रमुख वर्गों के बीच में हमेशा से संघर्ष रहता है। ये इस वर्ग सिद्धांत की जो थ्योरी है, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, उसका सार तत्व है। तो 4 पॉइंट्स के अंदर इसको बांटा है मार्क्स ने। पहला है आदिम साम्यवादी युग, प्रिमिटिव जो एरा है, आदिम साम्यवादी युग में मार्क्स कहते हैं कि जो समाज की अवस्था थी वो थी वर्ग विहीन समाज की अवस्था। अर्थात दूसरे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आदिम साम्यवादी युग में वर्ग व्यवस्था नहीं थी। समाज जो था वो वर्ग विहीन था। प्रारंभ में जो समाज था वो मानव नातेदारी या बंधुत्व पर आधारित समूहों के रूप में रहता था। अलग से कोई ग्रुप फॉर्मेशन और या सोसाइटी का फॉर्मल रूप नहीं था। प्रारंभ में नातेदारी अथवा बंधुत्व पर आधारित छोटे छोटे समूहों के रूप में मानव निवास करता था। इसे कार्ल मार्क्स ने मानव के इतिहास का पहला युग बताया है। जीविकोपार्जन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण गोत्र अथवा कबीले का अधिकार होता था, अर्थात सामूहिक थी संपत्ति, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का कोई विचार नहीं था इस समय। संपूर्ण गोत्र अथवा कबीला अथवा जो नातेदारी पर आधारित जो बंधुत्व समूह था, किनशिप ग्रुप, वो पूरे के पूरे ग्रुप का अधिकार संपत्ति के साधनों पर होता था, उत्पादन के साधनों पर होता था। उत्पादन, उपभोग और वितरण तीनों प्रमुख चीजें, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन, उपभोग और वितरण सामुदायिक होता था, कम्युनिटी। अर्थात इनकी आर्थिकी कैसी होती थी, इकोनॉमी संभरणात्मक होती थी, यानी कि प्रॉफिट बेस नहीं, संभरणात्मक आर्थिकी होती थी, जो अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, लिंग आधारित श्रम विभाजन था, जो था तो थोड़ा बहुत पुरुष स्त्री के अलग अलग कार्य विभाजित होते थे। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, लिंग आधारित श्रम विभाजन था। तो ये तो था पहला युग, आदिम साम्यवादी युग के नाम से जाने जाते हैं। और मार्क्स के अनुसार ये जो अवस्था थी ये वर्ग विहीन समाज की अवस्था थी। दूसरा पॉइंट है दास्तव युग में वर्ग। जो आदिम साम्यवादी युग के बाद में कौन सा युग आया, दास्तव युग, दास और मालिक। कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि सर्वप्रथम दास्तव युग में वर्गों का उदय हुआ था। आपका मानना है कि मानव इतिहास में धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों
उत्पादन के साधनों और व्यवसाय आदि में परिवर्तन हुआ और मानव पशुपालन, कृषि और दस्तकारी के कार्य करने लगा। इस युग में व्यक्तिगत संपत्ति का विचार धीरे धीरे, बिल्कुल धीमी गति से धीरे धीरे पनपने लगा था। पहले वाले युग में तो संपत्ति जो है सामूहिक थी, व्यक्तिगत संपत्ति की कोई अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी पहले वाले युग में। इस युग में मार्क्स कहते हैं कि धीरे धीरे लोगों के मन में कुछ संग्रह करने का, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति का विचार जो है धीरे धीरे पनपने लगा। कुछ लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन कौन कौन से, जैसे भूमि, बीज, औजार, हथियार और पशु इत्यादि, ये साधन आए। प्रारंभिक साधन ये थे और वे इस समाज के स्वामी कहलाए जाने लगे, अपने आप को स्वामी कहने लगे। दूसरी तरफ समाज में अधिकतर लोग ऐसे थे जो इस प्रकार के साधनों से वंचित थे। कौन से साधन? भूमि, बीज, औजार और पशु। औजार मतलब यंत्र। ये जो अधिकतर जो लोग थे, समाज का एक बड़ा तबका, वो इन साधनों से वंचित था। इनके पास केवल एक चीज थी, वो थी श्रम, अपना परिश्रम बेच। और इस साधन संपन्न लोगों ने इन लोगों को दास बना लिया। जिनके पास भूमि, औजार और पशु और यंत्र इत्यादि थे, उन लोगों ने उन लोगों को गुलाम बना लिया जिनके पास केवल और केवल श्रम था, अपना परिश्रम, अपने शरीर शारीरिक श्रम करो इन लोगों के पास। तो जो साधन संपन्न लोग थे वो स्वामी कहलाए जाने लगे और जो साधनहीन थे, जिनके पास केवल श्रम था, वो दास कहलाए जाने लगे। तो दो स्पष्ट रूप से इस युग में दो वर्ग बन गए मार्क्स के अनुसार, मालिक और दास, स्वामी और दास। तीसरा जो युग है वो आता है सामंतवाद, सामंतवादी युग, अर्थात सामंती समाज में वर्ग, फेडरल सिस्टम। इस युग में एक सामंत वर्ग था, फेडरल क्लास, और दूसरा था अर्धदास किसान, सर्फ क्लास। पहले वाले में था दास, अब अर्धदास। सामंत वर्ग एक साधन संपन्न वर्ग होता था जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व था। यह शोषक और सत्ताधारी होता था। दूसरी तरफ अर्धदास किसान, जिसका इस समाज के जो शोषित वर्ग होते थे, सामंत इनमें अपनी भूमि पर तो कभी स्पष्ट और प्रकट रूप से ये संघर्ष जो है होता था। तो सामंती समाज में जो है एक तरफ हो गए सामंत और दूसरी तरफ उनकी जमीन के ऊपर जो है खेती करने के लिए लोग, तो अर्धदास किसान, कारीगर। साधन संपन्न शोषक वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है और साधनहीन शोषित वर्ग साधनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। सामंतवाद के बाद आता है पूंजीपति समाज में वर्ग, अर्थात पूंजीवादी समाज में वर्ग। सामंत में समझ में आ गया हमें। अर्धदास किसान क्या था? दासत्व युग के दासों की तुलना में थोड़ी सी स्थिति जिसकी अच्छी थी, वो अर्धदास किसान कहलाते हैं, जो सामंतों के खेतों में खेती बाड़ी करने का कार्य करते थे। तो इस युग में क्या था कि निजी संपत्ति का विचार धीरे धीरे और ज्यादा प्रबल और स्पष्ट रूप से सामने आने लगा। चौथा जो युग है मार्क्स ने बताया था पूंजीवादी युग में वर्ग, पूंजीपति समाज में वर्ग। मार्क्स के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति सामंती समाज में सामंतों और विद्वानों में वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई थी। पूंजीपति वर्ग की उत्पत्ति ने मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुई है, क्योंकि औद्योगिकरण से बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई, फैक्ट्री कारखानों की, और मशीनों से उत्पादन होने लगा, आधारभूत उद्योग की स्थापना हुई, वहां से पूंजीपति वर्ग की उत्पत्ति होती है। दूसरा वर्ग क्या था? पूंजीपतियों में श्रमिक से अपने कारखानों में काम करवाना और अतिरिक्त मूल्य को हड़प लिया। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के दो वर्गों में शोषक अर्थात पूंजीपति और शोषित अर्थात श्रमिक को दो विशिष्ट नाम दिए हैं पूंजीवादी समाज में। उन्होंने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग की भी संज्ञा दी है।
पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों और शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करने का काम करता है। यानी उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध, ये सब चीज कौन नियंत्रित करता है? पूंजीपति। कौन निर्देशित करता है? पूंजीपति। और इनको कौन नीतियां इनकी संचालित करता है? पॉलिसीज? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, बुर्जुआ वर्ग बोलने वाला। और दूसरी तरफ जो अपने श्रम बेच करके मजदूरी कमाता है, बस वो क्या है? वो है सर्वहारा वर्ग, हैव्स नॉट, अर्थात प्रोलेटेरिएट का मार्क्स के अनुसार। सर्वहारा वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। यह वर्ग अपने श्रम को बेच करके जीविकोपार्जन करता है। अब वर्ग संघर्ष किस प्रकार पूंजीवाद में होता है? धीरे धीरे ये जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीवादी युग में, सामंतवाद के बाद जो युग आया, उसमें वर्ग चेतना पैदा हो जाती है। और जो सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स यहाँ पर देता है, अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्या हुआ कि जो जिसके ऊपर श्रमिकों का हक होता है उसको कौन हड़प जाता है? पूंजीपति हड़प जाता है। इसलिए श्रमिकों में असंतोष पैदा होता है और असंतोष जो है वर्ग संघर्ष को जो है बढ़ावा देता है। ये असंतोष की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दोनों वर्गों में, पूंजीपति वर्ग में, श्रमिक वर्ग में कड़वाहट और विरोध बढ़ता चला जाता है और अंततः वर्ग संघर्ष तीव्र होता जाता है। मार्क्स पर इंग्लैंड की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि काफी समय इंग्लैंड रहे, वहां पर फ्रेडरिक एंजल्स के साथ अपना पब्लिकेशन वर्क भी, प्रकाशन का कार्य ज्यादातर इंग्लैंड में उन्होंने किया। तो पूंजीपति विशेष प्रभावशाली होने के कारण अपने उद्देश्यों को कानूनी और गैर कानूनी सभी तरीकों से पूर्ण कर रहे थे इंग्लैंड में उस समय जो परिस्थितियां थी। और इन परिस्थितियों में कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी बनकर उभरे। उग्र विचारधारा, और उनकी मान्यता थी कि वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने की एक कुंजी है। मार्क्स से कि वर्ग संघर्ष के बारे में जो मार्क्स ने विचार 1848 में जो दिए थे, या जो 1848 में जो मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, वही विचार उसके जीवन पर्यंत रहे। अर्थात जब तक मार्क्स जीवित रहे तब तक अपने विचारों पर अड़िग रहे। अर्थात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, समाज का आमूल चूल परिवर्तन, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और वर्ग संघर्ष में अंततः सर्वहारा वर्ग की या श्रमिक वर्ग की विजयश्री, जीत की जो घोषणा, या इस संबंध में जो विचार कार्ल मार्क्स के 1848 में जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था, तब से लेकर के जीवन पर्यंत तक उनके विचार सेम रहे, विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ। उनके अनुसार आधुनिक पूंजीवादी समाज में जो सामंती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है, वर्ग विरोधों को समाप्त नहीं किया है। वहां तो सही आधुनिकीकरण के साथ साथ सुधार, लेकिन सुधार नहीं हुए, कोई श्रमिक सुधार नहीं हुए थे। उसने केवल पुराने के स्थान पर नए वर्ग और उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई नई अवस्थाएं पैदा की हैं, और कुछ नहीं किया पूंजीवाद ने। और पुराने के स्थान पर नई अवस्थाएं स्थापना कर दी और संघर्ष के पुराने स्वरूपों की जगह नए स्वरूप खड़े कर दिए। अर्थात संघर्ष अवश्य रहा है। मार्क्स कहते हैं कि आदिम साम्यवादी युग से यात्रा जो शुरू होती है मानव इतिहास की, उसके बाद दास्तव युग में, उसके बाद सामंतवादी युग में, उसके बाद पूंजीवादी युग में धीरे धीरे भाई जनसंख्या भी बढ़ती है, औद्योगिकरण भी आया है, नगरीकरण भी आया है, संचार के साधन भी बढ़े हैं, आधुनिकीकरण भी आया समाज में, लेकिन पूंजीवाद ने कोई सुधार नहीं किए और नए की जगह पर, पुराने की जगह पर नए तरीके आ गए। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, संघर्ष रहा, पुराने रूप की जगह नया स्वरूप आ गया। मार्क्स के अनुसार दो वर्गों में विरोध कभी भी जो है खत्म नहीं हुआ, कभी छिपे रूप में रहा तो कभी खुले रूप में रहा, कभी छिपे हुए रूप में, कभी खुले हुए रूप में। संघर्ष आवश्यक रूप से रहा, अनिवार्य रूप से रहा। पूंजीवाद जो है अपने विनाश के कारण को स्वयं पोषित करता है। यातायात और संचार के साधनों के विकास से समस्त श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो गए, जागरूक होते चले जाते हैं, क्योंकि
जब तीव्र गति से औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ेंगे, संचार के साधन बढ़ेंगे, श्रमिक एक दूसरे के नजदीक आएंगे, हैं? अपनी स्थिति से जागरूक हैं ही, वो सदियों से गुलाम रहे हैं। तो एक जागरूकता की वजह से, क्लास कॉन्शियसनेस बताते हैं मार्क्स इसको, वर्ग चेतना की वजह से उनके अंदर जागरूकता बढ़ती जाती है, चेतना बढ़ती जाती है, और वो एक हो जाते हैं। और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा जो है वो बुलंद हो गया एक तरह से, कार्ल मार्क्स ने बताया था, पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वो नारा बुलंद हो जाता है और आंदोलन हो जाता है। आंदोलन से पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होने की भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स करते हैं। ये कितनी हुई कितनी नहीं हुई वो अलग विषय है, कि वर्ग संघर्ष जो है कार्ल मार्क्स का इस भविष्यवाणी पर खत्म होता है कि श्रमिक वर्ग की जीत होती है उस क्रांति में और उस आंदोलन में, उस रूपांतरण में, और पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग की जो है हार होती है। वो वापिस से फिर जो है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना का जो सपना देखा, यूटोपियन कहते हैं वैसे आलोचक उसको, कि इस प्रकार से जैसे कार्ल मार्क्स ने जो सपना देखा था वो हर जगह पूरा नहीं हो पाया, कुछ कुछ जगह पर पूरा भी हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इसका अगले वीडियो में।